आज हम पढ़ेंगे मेंडेलियन लॉ ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगोर मेंडल जो थे वो मॉडर्न जेनेटिक्स के फाउंडर या फादर कहलाते हैं। तो मेंडल जो थे उन्होंने इनहेरिटेंस को लेकर किस तरीके से जीन से जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हमें एक एक जनरेशन में किस तरीके से इनहेरिट होते हैं या पास ऑन होते हैं, इसे समझाने के लिए कुछ लॉज दिए थे जेनेटिक्स में। आज हम उनके 3 की प्रिंसिपल लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। लॉ फर्स्ट हम पहले डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है समथिंग गेटिंग सेपरेटेड या अलग होना। ओके, सो इसमें ये कहा गया था कि गेमीट फॉर्मेशन के दौरान जब गेमीट बनते हैं मियोसिस के द्वारा, जब एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड होते हैं और उनमें जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो 0.5% में आ जाते हैं। ओके, सो हम पहले एक बार प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, देन हम उसको समझेंगे। सो ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन the alleles for each gene segregate from each other in such a way that each gamete formed carries only one allele for each gene. Okay, इसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इस सेल में हम एक सेट ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। मान लेते हैं कि हमने हेयर कलर को चूज़ किया है। तो हेयर कलर के लिए दोनों क्रोमोसोम पे 2 डिफरेंट एलील्स हो सकते हैं। हम यहाँ पे हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो 2 अलग हैं। तो इनमें से एक है जिनमें कैपिटल C से डिनोट किया है और स्मॉल c है जिसको हमने रिसेसिव के लिए बोला है। तो कैपिटल या स्मॉल या डोमिनेंट या रिसेसिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये फादर का सेल है। ओके, अगर ये फादर का सेल है और फादर के सेल में हम हेयर कलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो फादर हैं उनके जो पेरेंट्स थे उनमें से एक पेरेंट का ब्लैक हेयर हो सकता है और एक पेरेंट का ब्राउन हेयर हो सकता है या ग्रे हेयर हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि क्या जो फादर हैं उनको ब्लैक हेयर मिला है। ब्लैक हेयर मिला है इसका मतलब कि ब्लैक हेयर के लिए जो जीन था या जो एलील था वो डोमिनेंट था, इसीलिए वो एक्सप्रेस हुआ उस फादर में, और जो ग्रे था वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो जो एक्सप्रेस हुआ उसको हमने रेड से यहाँ डिनोट किया है कैपिटल C, और जो प्रेजेंट नहीं हो पाया जो रिसेसिव है उसको हमने यहाँ पे स्मॉल से रिप्रेजेंट किया। ओके, सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। हमने ये एक सिंगल सेल, फादर मदर दोनों के सेल्स, उसके बाद बच्चा, उसमें जीन्स ट्रांसफ़र होंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हमने सबसे पहले फादर को लेके बात किया। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे आप मदर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे केवल एक फादर के सेल को लेकर हम बात कर रहे हैं कि उस फादर को अपने पेरेंट्स से 2 अलग हेयर कलर के पेरेंट्स से जो हेयर कलर मिला, अगर उनके इस फादर के जो फादर और मदर थे उन दोनों का ही ब्लैक हेयर होता तो हम ये कहते कि दोनों ही इसका मतलब कि इनका हेयर कलर का जो एलील है वो होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब है कि दोनों ही डिफरेंट था, उनमें से एक रिप्रेजेंट हो पाया, तो जो रिप्रेजेंट हो गया वो डोमिनेंट है, जो रिप्रेजेंट नहीं हुआ वो रिसेसिव है। ओके, सो एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लेके बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, तो गेमीट फॉर्मेशन का मतलब है ये एक सिंगल सेल डिवाइड होगा मियोसिस में 4 सेल्स में, और इसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे सब में। एंड आप देखेंगे कि इस गेमीट फॉर्मेशन के दौरान ईच जीन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। एक जीन और एलील, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ चुका है कि जीन का मतलब है जीन वो जो अपने अंदर पूरी एक कैरेक्टरिस्टिक इन्फॉर्मेशन लेके चलते हैं, और उस जीन का, जैसे हेयर कलर एक जीन है, उस जीन के लिए जो डिफरेंट ट्रेट हमारे पास मौजूद हैं या डिफरेंट वेरिएशन मौजूद हैं वो भी जीन ही हैं, लेकिन हम उसको एलील कहते हैं। तो एक जीन का एलील का मतलब है कि अगर लंबाई है तो एक व्यक्ति में अगर कैपिटल T है तो इसका मतलब वो होमोजाइगस थे, एक ही ट्रेट प्रेजेंट है। लेकिन अगर उनमें कैपिटल T और स्मॉल t दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वो दिखने में तो उनकी लंबाई अच्छी है, लेकिन उनमें लॉन्ग हाइट और शॉर्ट हाइट, मतलब टॉल हाइट और ड्वार्फ हाइट दोनों की ही एलील्स प्रेजेंट थे। तो ये जो एक जीन के 2 या 2 से ज़्यादा जो एक वेरिएशन होता है उसको हम एलील कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कहा है कि जीन जब सेग्रीगेट करते हैं, एलील फॉर ईच जीन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट
ईच गैमीट, ये एक एक गैमीट है, ये 4 गैमीट है यहाँ पे, फॉर्म्ड कैरीज ओनली 1 अलील। तो आप यहाँ देखेंगे ये रेड कलर से है, इसका मतलब इसको डोमिनेंट वाला अलील मिला है, इसको रिसेसिव वाला अलील मिला है, इसको डोमिनेंट वाला अलील या जीन मिला है, इसको रिसेसिव वाला अलील या जीन मिला है। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ये जब डिवाइड हुआ तो इसी के पास डोमिनेंट वाला भी है और अलील वाला भी है, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो व्हाट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ड्यूरिंग gamete formation the allele of each gene will separate in such a way या segregate in such a way that each gamete will get 1 allele of the gene. Okay, so I hope आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि देयर इज अ रैंडमनेस, कोई भी चीज़ एक सेट पैटर्न या सेट सीक्वेंस के हिसाब से नहीं चलती है। सो सबसे पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं, देन हम इसको एक एग्जांपल से डील करेंगे। सो जीन्स फॉर द डिफरेंट ट्रेट्स असॉर्ट या अलाइन, असॉर्ट का मतलब अलाइन है, ट्रेट असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। सो यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल डील कर लेते हैं, इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पहले हमने फादर के सेल का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे हम मदर के सेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये मदर के एक सेल को हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम हर एक सेल में, हमारी बॉडी के हर एक सेल में हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के ईजीनेस के लिए हम 1, 2 या 3 क्रोमोसोम के सेट के साथ बात कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इनके पास सिर्फ एक सेल में 3 क्रोमोसोम का सेट है, हर एक सेल के पास 23 क्रोमोसोम का सेट होता है। ओके, 46 क्रोमोसोम। सो नाउ यहाँ पे हम 3 क्रोमोसोम के सेट के साथ बात कर रहे हैं। तो 3 क्रोमोसोम के सेट में हम पहले मान लेते हैं कि ये हमने हेयर कलर के लिए ले लिया, ये हमने आई कलर के लिए ले लिया, बी इज़ रिप्रेजेंटिंग फॉर द आई कलर, एंड सी से हम मान लेते हैं कि दिस इज़ फॉर हाइट। ओके, तो ये 3 ट्रेट हैं, बाकी जितनी भी क्रोमोसोम्स होंगे, और इन्हीं क्रोमोसोम्स में इससे ज़्यादा भी जीन्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन होता है, इससे कहीं ज़्यादा क्रोमोसोम्स और उस पर कहीं ज़्यादा जीन्स हो सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही अभी कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हेयर कलर, तो मदर का भी ऐसा हो सकता है कि जो, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, हम होमोजाइगस को कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि होमोजाइगस से लॉ को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सेम है। हेट्रोजाइगस से हमें क्लियर समझ में आता है कि किस तरीके से 2 डिफरेंट अलील्स सेपरेट होते हैं या किस तरीके से अलाइन होके आगे आने वाले जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ओके, सो अगर मदर के पास हेयर कलर के लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए था, इसका मतलब है कि ये जो मदर हैं, उनके जो फादर और मदर हैं, उन दोनों का हेयर कलर डिफरेंट होगा। ओके, सो उसमें से जो भी ये कैपिटल ए का मतलब है कि ईदर उनको अपने फादर के टाइप का हेयर कलर मिला है या मदर के टाइप का हेयर कलर मिला है। तो जो हेयर कलर मदर को मिला है वो कैपिटल हो गया, और जो हेयर कलर नहीं मिला, मान लीजिए कि इन मदर को अपनी मदर के टाइप का हेयर कलर मिला है, तो वो कैपिटल ए हो गया, और फादर का हेयर कलर जो नहीं मिला उन्हें, वो यहाँ पे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट हो गया। तो दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव। इसी तरीके से आई कलर है, आई कलर भी इस लेडी का या इस मदर का अपने पेरेंट्स के लिए डिफरेंट होगा। तो उसमें से जो मिला वो डोमिनेंट हो गया कैपिटल बी, जो नहीं मिला वो रिसेसिव हो गया स्मॉल बी। एंड हाइट में भी हो सकता है ये जो मदर हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके हाइट डिफरेंट होंगे, एक टॉल होंगे, हो सकता है कि एक शॉर्ट स्टेचर के होंगे। तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी का मतलब है कि उन्हें वो मिला होगा जो उनके पेरेंट्स से, उन्हें दोनों पेरेंट्स में से जिन पेरेंट का हाइट उन्हें मिला है वो डोमिनेंट हो गया, जिन पेरेंट का नहीं मिला है वो रिसेसिव हो गया। ओके, नाउ इन मदर के सेल का जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटीज़ ड्रॉ किए हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मेटाफेस होता है, द फर्स्ट थिंग द मेटाफेस, आप मियोसिस माइटोसिस वगैरह जानते हैं, तो जब मेटाफेस होता है तो ये सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल पोल में आके अलाइन हो जाते हैं। तो अलाइन होते हैं, देन दे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट होते वक्त ऐसा हो सकता है कि एक जो गैमीट है उसमें जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आया है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम जो आया, नॉट सेट, जो एक क्रोमोसोम आए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इस मदर से सारे ही डोमिनेंट वाले जीन मिले एक गैमीट में, हो सकता है कि सारे ही रिसेसिव वाले जीन मिले एक गैमीट में, और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे डोमिनेंट ही मिलेंगे या सारे
रिसेसिव ही मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हेयर कलर और हाइट के लिए डोमिनेंट वाला आ गया और आई कलर के लिए रिसेसिव वाला आ गया। रिसेसिव वाले का मतलब है कि इस मदर के जिस पेरेंट का भी आई कलर इन मदर में नहीं शो हो पाया, हो सकता है कि उनके बच्चों में शो हो जाए, क्योंकि रिसेसिव था लेकिन ये यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने बोला है। तो देयर कैन बी एनीथिंग हैपनिंग, ये कोई सेट रूल नहीं है कि जो फादर हैं और मदर हैं जिनका बेबी होगा तो उस बेबी में फादर या मदर के सिर्फ डोमिनेंट फीचर्स ही आएंगे या सिर्फ रिसेसिव फीचर्स ही आएंगे। ये एक रैंडमनेस है। कोई भी ट्रेट हेट्रोजाइगस में, होमोजाइगस में तो ऑफकोर्स जो पेरेंट के पास है वही बच्चे में आएगा, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर पेरेंट के पास दो अलग जीन्स, जो दो अलग अलील्स प्रेजेंट हैं एक जीन के लिए, तो उनकी बॉडी में जो रिप्रेजेंट हुआ ज़रूरी नहीं है वही चीज़ उनके बच्चे में भी रिप्रेजेंट होगा। उनके बच्चे में वो वाला ट्रेट भी रिप्रेजेंट हो सकता है जो उनकी बॉडी में रिसेसिव है। ये हम देखते हैं एक एक जनरेशन्स में। ये क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये कहा जाता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द एलील इज, रिसेसिव एलील कहाँ प्रेजेंट है, अगर एक क्रोमोसोम पे मतलब एक सेट ऑफ जीन जो प्रेजेंट है उनमें से एक, जो दो एलील हैं, दोनों क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे सेम जीन्स के लिए एलील्स प्रेजेंट होंगे, तो एक लोकस पे हेयर कलर है तो दूसरे लोकस पे भी हेयर कलर ही होगा दूसरे क्रोमोसोम के उस लोकेशन पे। तो अगर एक डोमिनेंट है या एक रिसेसिव है या दोनों डोमिनेंट हैं तो ऑफकोर्स डोमिनेंट ही आएगा, दोनों रिसेसिव हैं तो रिसेसिव ही आएगा। लेकिन चाहे वो कितना भी ब्राइट ट्रेट क्यों ना हो, लेकिन एक अगर डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तो कन्फर्म में डोमिनेंट ही शो होता है, रिसेसिव शो नहीं होता है, चाहे वो कितनी भी ऑफस्प्रिंग्स हो जाए। तो इस चीज़ को यहाँ पे बोला गया है, an organism with at least one dominant allele display the effect irrespective of the presence of the recessive one। तो फादर का अगर मान लीजिए ब्राउन आई कलर है और मदर का ब्लू आई कलर है, तो अगर ब्लू आई कलर रिसेसिव में है और फादर का जो है वो डोमिनेंट था, ब्राउन आई कलर में था, तो उनको जो बेबी हुआ होगा, उनको जो बच्चा हुआ है, उसमें अगर ब्राउन आई कलर डोमिनेंट हुआ और ब्लू आई कलर रिसेसिव हुआ, तो आगे चलकर ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव है उसमें से जो नेक्स्ट जनरेशन बच्चा आएगा उसमें भी ये ब्राउन, देयर आर चांसेस कि अगर डोमिनेंट वाला पास हो तो रिसेसिव शो नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा बेटर समझ सकते हैं। तो दिस इज़ मेल एंड दिस मेल एंड फीमेल, फीमेल एंड मेल। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि P1 जनरेशन में देयर इज़ T एंड T, हम यहाँ पे हाइट को लेके बात कर रहे हैं। तो कैपिटल T का मतलब है कि एक पेरेंट टॉल हैं और स्मॉल t का मतलब है कि एक शॉर्ट हाइटेड है या डॉर्फ है। ओके, सो गेमीट्स जब डिवाइड होंगे तो इस तरीके से होंगे। ये क्रोमोसोम के साथ हम बात कर रहे हैं कि T देन सेकेंड T एंड सेकेंड T। ओके, F1 जनरेशन जो होगा उसमें आप देखते हैं कि इस तरीके से कैपिटल T विद अ स्मॉल t, कैपिटल T विद अ स्मॉल t। तो अगर होमोजाइगस है, ज़्यादातर होमोजाइगस में ऐसा होता है कि होमोजाइगस हैं जिनमें एक डोमिनेंट में आ रहे हैं और एक रिसेसिव में आ रहे हैं, तो जब नेक्स्ट जनरेशन होगा उसमें हम देखते हैं कि अगर एक भी डोमिनेंट प्रेजेंट है तो रिसेसिव प्रेजेंट शो नहीं हो पाएगा, रिसेसिव का फिनोटाइप प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने ग्रिगोर मेंडल के दिए हुए 3 की प्रिंसिपल लॉज के बारे में पढ़ा। द फर्स्ट वन वॉज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द सेकेंड वन वॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड द थर्ड वन वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।